स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक लिया है मैंने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो क्लास 8 का है, चैप्टर 1। और आज हम करेंगे पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो है इसके बारे में मैंने बताया कि क्रॉप्स क्या होती है, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, और जो आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सोइंग की थी हमने, और ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है ये बताया था मैंने, और मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में हम आगे करेंगे इरिगेशन करेंगे। ठीक है, इरिगेशन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या होता है। ठीक है, हम अपनी क्रॉप्स को कैसे बचा सकते हैं बर्ड, एनिमल एंड डिजीज़ से। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कब इन्हें यूज़ करना चाहिए, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग क्या है, स्टोरेज कैसे करना चाहिए, कौन कौन से मेथड है जिससे हम स्टोरेज करके रख सकते हैं, और कौन कौन से फूड है जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। बच्चों, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि मैं आपके लिए सिंपल वे में आपको समझा सकूं। लेट्स स्टार्ट। इसमें है हमारा, हमने जो 3 पॉइंट कर लिए थे, उसके बाद 4th पॉइंट आता है हमारा इरिगेशन। जब हम क्या है कि भी ये कब आता है, जब हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल देते हैं फील्ड्स के अंदर, फिर आपके आता है इरिगेशन। जो आपकी क्रॉप्स आपने उगाई है उसके लिए आपको पानी देना ज़रूरी है। ठीक है, तो इरिगेशन होती क्या है, द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट लेवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, पानी देना जो है पौधों को, वो हम बोलते हैं उसको इरिगेशन। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब अलग अलग फसलों को क्या है कि अलग अलग मात्रा जो है पानी की वो चाहिए होती है। और सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है इसमें, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पोन्ड्स है, लेक्स एंड डैम एंड कैनाल्स है। ओके, 2 टाइप के इरिगेशन मेथड होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मेथड जो लोग पहले टाइम में करते थे, दूसरा है मॉडर्न मेथड जो आजकल यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में आपके आ जाता है सिंपल पुली सिस्टम। जो पहले ऐसे सिस्टम, ये पुली होती थी, यहाँ से पानी क्या है कि खींच खींच के पानी डाला जाता था, कहाँ पर, फील्ड्स के अंदर। चेन पंप मेथड है, फिर ढेकली है, फिर है राहत है, ठीक है, लीवर सिस्टम, वाटर व्हील मेथड। ये क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड है। इन ऑल दिस मेथड वाटर इज लिफ्टेड यूजिंग मैन पावर और एनिमल पावर। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे बैल के साथ वो बांध देते हैं और वो बीच में राउंड राउंड सा चलता रहता है, जिससे पानी जो है वो बाहर निकलता रहता है। ठीक है, बट क्या है कि आजकल क्या है कि मैन पावर और एनिमल पावर की इतनी ज़रूरत नहीं रही है, तो मॉडर्न मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। वो मॉडर्न मेथड क्या है, लेट्स सी। मॉडर्न मेथड में आ जाता है, देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर। इसमें क्या है कि पानी की बचत के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इट इज़ यूज़फुल इन डेफिशिएंट एरिया। और ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पर मॉडर्न मेथड जो है वो आजकल यूज़ किए जाते हैं। इसमें 2 टाइप के सिस्टम जो है मोस्ट फेमस है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ठीक है, बट इन दोनों सिस्टम में से ड्रिप सिस्टम जो है मोस्ट इकोनॉमिकल जो है माना जाता है मेथड। ठीक है, अब स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है कि स्प्रिंकलर सिस्टम दिस इरीगेट इज़ मोर यूजफुल एंड अनइवन ड्राई लैंड्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन देयर टॉप आर लिंक्ड to our main pipe. When water is pumped into the main pipe, it's come out of the rotating nozzle with pressure in all the direction. ये क्या है कि बीच में फवारे टाइप में क्या है, स्प्रिंकल क्या होता है, एक फवारा होता है, बीच में क्या है, खेतों के बीच में लगा दिया जाता है, उसके अंदर नोजल्स होते हैं, सो दैट कि जब वो रोटेट करेगा तो वो जो पानी है पूरे फील्ड के अंदर मिल जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या है कि इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल मैथड, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर इज रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट नियर द रूट्स ऑफ प्लांट। इसकी क्या खासियत है ड्रिप सिस्टम की कि इसमें जो पाइप्स होते हैं वो बिल्कुल रूट्स के टिप के ऊपर जो है पानी को रिलीज करते हैं। दिस मैथड इज यूज फॉर फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ड्रिप सिस्टम इज मोर बेनिफिशियल दैन स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, दिस इज द स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, ये देखो नोजल से है कि पानी क्या है कि पूरे फील्ड के अंदर दे दिया जाता है। इसके अंदर क्या है कि एक लॉन्ग देखो बनाई गई है पाइप। इसमें क्या है कि ये रूट्स के टिप के ऊपर जो है पानी की सप्लाई होती है। इससे क्या है कि पानी की वेस्टेज जो है वो नहीं होती, पानी की सेविंग होती है इससे।
तो इसलिए ड्रिप सिस्टम जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम के कंपैरिजन में मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका वाटर लॉगिंग और एक्सेसिव इरिगेशन। क्या है कि कई बार क्या है कि खेतों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके क्या मतलब कि नुकसान होते हैं। व्हेन टू मच वाटर इज गिवन टू द सॉइल, जब पानी बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है तो इट बिकम वेट, तो क्या होगी, सॉइल जो है बहुत ज़्यादा वेट हो जाती है। वाटर एक्यूमुलेट अराउंड द प्लांट के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। इट इज़ हार्मफुल टू द क्रॉप्स बाय नॉट परमिटिंग प्रॉपर इरिगेशन ऑफ द सीड और रूट्स ऑफ द प्लांट। अगर पानी जो है वो प्लांट्स के चारों ओर अगर रहेगा तो जितना पानी उसे चाहिए उतना तो उसने ले लिया है, बट जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी होगा तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो है सॉइल के अंदर जानी होती है वो सॉइल के अंदर तक नहीं जा पाएगी। और अगर रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या है कि प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इट ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल। अगर पानी खड़ा रहेगा खेतों के अंदर तो उसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और सॉइल फर्टिलिटी भी डैमेज हो जाती है। तो वाटर लॉगिंग या फिर एक्सेसिव इरिगेशन जो है वो क्या है कि हार्मफुल है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, क्रॉप प्लांट्स के लिए वाटर लॉगिंग और एक्सेसिव इरिगेशन इज हार्मफुल। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है जब पानी देते हैं क्रॉप फील्ड को तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ना दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब जैसे आपकी फसलें अगर पक के तैयार हो गई है, ठीक है, तो अब क्या है कि उसमें कीड़े वगैरह लगने का भी डर होता है। अब वीड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वीड्स क्या होते हैं। और बच्चों अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें सारे मेथड मैंने अच्छे सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं, द अनडिजायरेबल प्लांट दैट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। जब फसलें उगती है तो उनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा पौधे जो है वो उग जाते हैं, तो ठीक है, उनको हम वीड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है एमेरैंथस चौलाई और वाइल्ड ओट जिसे हम बोलते हैं जावी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा प्लांट क्या करते हैं, ये नुकसान करते हैं। जो आपकी फील्ड में क्रॉप्स जो उगी होती है उनका जो न्यूट्रिएंट होता है तो वो न्यूट्रिएंट जो है ये वीड्स जो है वो ले लेते हैं, जिससे क्या है कि आपकी जो क्रॉप्स है उनको क्या है न्यूट्रिएंट पूरे नहीं मिल पाते हैं। वीडिंग, अब इनको हमें निकालना ज़रूरी होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, इट कैन बी डन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब बाय रिमूविंग वीड मैनुअली, हाथ से भी आप उसको निकाल सकते हो। बाय रिमूविंग वीड यूजिंग अ ट्रॉवल, खुरपे या हैरो से भी आप इसे निकाल सकते हो। बाय स्प्रेइंग वेडिसाइड ओवर द क्रॉप्स, और आप क्या है कि क्रॉप्स के ऊपर वेडिसाइड्स जो है वो स्प्रे कर दोगे, उससे भी क्या है कि वो पौधे जो है डैमेज हो जाएंगे। द केमिकल सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीडिसाइड। अब वीडिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो वीड्स को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बट क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो 2,4-D होता है आपका 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, MCPA 2-मिथाइल-4-क्लोरो-1-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या है, वीडिसाइड्स है जो यूज़ किए जाते हैं जब आपकी क्रॉप फील्ड के अंदर जो वीड्स जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं आपकी क्रॉप फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, सो दैट कि उनको डैमेज करना ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिजीजेस। अब कुछ बर्ड्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो क्या है कि आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब उनसे आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे अपनी फील्ड को, उसमें आप करोगे प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रे एनिमल से। आप क्या करोगे, बाय पुटिंग अ फेंस ऑल अराउंड द फील्ड। आप क्या है कि फील्ड के चारों तरफ फेंस लगा दोगे, सो दैट कि कोई भी एनिमल जो है वो आपकी फील्ड्स के अंदर ना आ पाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स से अगर आपको बचाना है तो आप क्या करोगे, बाय बीटिंग अ ड्रम भी बीट कर सकते हो, या फिर विद द हेल्प ऑफ स्केयरक्रो। आपने देखा होगा खेतों में वो एक मटका लगा के उसके ऊपर ड्राइंग करके ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई इंसान खड़ा है, जिससे क्या है कि बर्ड्स ये सोचते हैं कि वहाँ कोई इंसान खड़ा है, जिसकी वजह से वो बर्ड्स जो है वो उस फील्ड के अंदर नहीं जाते। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, अब जैसे इंसान को डिजीज़ होती है तो वो क्या करता है, मेडिसिन लेता है। उसी टाइप में प्लांट्स को भी डिजीज़ होती है, ठीक है। अब वो डिजीज़ को दूर करने के लिए क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड, ठीक है। इनके स्प्रे करने से जो प्लांट्स की डिजीज़ होती है वो नहीं होती, वो उनकी हट जाती है।
अब द केमिकल विच कैन किल ओनली इंसेक्ट्स, जो सिर्फ इंसेक्ट्स को मारते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। एग्जाम्पल है इसमें BHC एंड मैलाथियोन। ठीक है, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारेंगे, पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट का डैमेज करेंगे, और फंजीसाइड्स जो प्लांट्स में जो फंगी लग जाती है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ओके, फिर है आपका प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग पेस्टिसाइड। अब जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, अगर वो पेस्टिसाइड इंसान खा ले तो इंसान जो है वो मर भी सकता है। तो इसीलिए हमें प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत पड़ती है जब हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं फील्ड्स के अंदर। कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड, जब भी आप स्प्रे करते हो तो क्या है कि आपको नोज़ और माउथ को कवर करना पड़ता है, और आपके हैंड्स के ऊपर प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए। स्टैंड इन सच अ वे दैट द विंड ब्लो अवे फ्रॉम योर नोज, और जब आप स्प्रे कर रहे हो उस टाइम पे जो आप उस पोजीशन में खड़े हो कि जैसे अगर आपको हवा आ रही है तो वो आपके पीछे से आए, ना कि आपके आगे से आए। इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज डन वॉश योर हैंड, फेस एंड माउथ। जैसे ही आपकी स्प्रेइंग फिनिश हो चुकी है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने हाथ धोएंगे, फेस धोएंगे एंड माउथ को भी अच्छे से जो है वॉश करेंगे, सो दैट कि वो आपकी बॉडी के अंदर ना जा पाए। ठीक है, पेस्टिसाइड जो है वो पेस्ट को तो कंट्रोल करते हैं बट वो ह्यूमन बॉडी के लिए भी डेंजर होते हैं, इसीलिए हमें प्रिकॉशंस रखने की नीड होती है। ओके, फिर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब हमने सब हो गया, हमारा मैन्योर डाल दिया, हमने फर्टिलाइजर डाल दिया, इरीगेशन भी दे दी, वाटरिंग भी कर दी प्लांट्स को, उसके बाद जब वो पक जाती है फसलें तो हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ अ मैच्योर क्रॉप। जब आपकी फसलें पककर तैयार हो जाती है तो उसको हम कटिंग करते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ सिक्कल वगैरह। इट इज़ डन आइदर मैनुअली विद अ सिक्कल और विद अ मशीन कॉल्ड कंबाइंड हार्वेस्टर। आपने देखी होगी बड़ी बड़ी मशीन से होती है, पहले तो लोग क्या है कि सिक्कल, दराती जिसे हम बोलते हैं, उसकी मदद से क्या है कि घंटों उन्हें लग जाते थे बेचारों को काटते काटते। पर आजकल क्या है कि एक कंबाइन हार्वेस्टर आ गया जिससे क्या है कि 1 घंटे के अंदर पूरी एक फील्ड जो है वो उसका काम जल्दी हो जाता है। द हार्वेस्टेड ग्रेन आर कॉल्ड क्रॉप यील्ड, और जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स यील्ड। हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम बहुत, जब हार्वेस्टिंग होती है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मर्स के लिए। सीरियल क्रॉप्स शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन 40% बाय वेट। अब जो फसलें पक के तैयार हो गई है उसके अंदर आपको ये देखना भी ज़रूरी होता है कि मॉइस्चर का जो कंटेंट है एटलीस्ट 14% से जो बाय वेट जो है उनका कम होना चाहिए। हार्वेस्टिंग इंक्लूड एक्टिविटी लाइक कटिंग, स्टैकिंग, हैंडलिंग, थ्रेशिंग, क्लीनिंग एंड विनोइंग। ये जो है एक्टिविटीज़ जो है आपके हार्वेस्टिंग के अंदर इंक्लूड होती है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी सीरियल प्लांट्स चेंज देयर कलर टू गोल्डन येलो। अब आपने खेतों में देखी होगी जब फसल पक के तैयार हो जाती है, आपने गेहूं को देखा होगा, जब वो पक जाती है बिल्कुल सुनहरे कलर की, गोल्डन कलर की हो जाती है, तो वो क्या शो करती है कि आपकी फसल पक के तैयार हो चुकी है, अब आप हार्वेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है, इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द हार्ड ग्रेन फ्रॉम द सॉफ्टर शेफ बाय बीटिंग और प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। अब जो फसलें आपने काट ली है उसके अंदर जो दाने होते हैं उनको अलग करना, उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। इट मे बी डन मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट द हार्ड सरफेस और बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड प्रेशर मशीन कॉल्ड कंबाइन आर यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। जो कंबाइन होती है वो हार्वेस्टिंग वो क्या करती है, साथ ही साथ काटती जाती है क्रॉप्स को, और हैंड बाय हैंड जो है वो थ्रेशिंग, यानी उनके अंदर से जो दाने होते हैं उनको भी अलग करती जाती है साइड बाय साइड। तो यानी 2 in 1 होगी कंबाइन मशीन जो होती है, वो क्या काम करती है, हार्वेस्टिंग का काम भी करती है और थ्रेशिंग का काम करती है, यानी 2 in 1 ये मशीन जो है वो आपका काम करती है। बट जो ट्रेडिशनल मेथड थे, पहले सिकल से उनको काटते थे, फिर क्या करते थे रोड के ऊपर जाके उनको हार्ड, अब क्या है कि खेतों के पास तो रोड जो है हार्ड सरफेस होती है, तो वहाँ पर जाके उनको बीटिंग करते थे, तो उसको जो शाफ्ट से जो है वो अलग करते थे, राइट। उसके बाद आपका आता है विनोइंग। विनोइंग क्या होती है, मेथड ऑफ सेपरेशन द हार्वेस्टेड ग्रेन फ्रॉम द लाइट शेफ बाय ब्लोइंग एयर। जब आपने ये मेथड ज़रूर आपने देखा होगा कि ऐसे मदर्स को देखा होगा कि खेतों में जो लेडीज़ होती है मोस्टली वो ऐसे करती है। अब जो गेहूं होती है उसके साथ में क्या है कि एक लाइट वेट के जो है शेफ भी होते हैं जिसको वो किसकी हेल्प से, ब्लोइंग एयर की हेल्प से जो है वो अलग करती है। विनोइंग कैन बी डन मैनुअली
और विद द मशीन कॉल्ड विनोइंग मशीन। विनोइंग, अब ये जो क्या है, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। आजकल तो क्या है कि मशीन्स आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या है कि एयर जो है वो आर्टिफिशियली ब्लो की जाती है, सो दैट कि उससे क्या है शेफ जो है वो आपके ग्रेन से जो है वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, राइट। उसके बाद है आपका स्टोरेज। अब जब आपकी फसल पक गई है, आपने हार्वेस्टिंग कर ली, थ्रेशिंग कर ली है, विनोइंग कर ली है, उसके बाद आपका क्या आता है, आप उसको कलेक्ट करके रखोगे, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। क्रॉप्स क्या होती है, सीजनल होती है। कुछ जो आपने अभी हमने पढ़ी थी कि कौन कौन सी होती है, खारिफ क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है और जायद क्रॉप होती है। तो सीजनल क्रॉप्स होती है, राइट। टू प्रोवाइड फूड ग्रेन थ्रू आउट द ईयर, दीज आर केप्ट इन स्टोरेज कंटेनर। अब जैसे कि हमें आजकल हम ये देखने को मिलती है, सब्जियां जो होती है जो सर्दियों में मिलती है वो आजकल हम किसी भी सीज़न में ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सर्दियों की सब्जी है तो वो सिर्फ सर्दियों में मिलेगी, या फिर गर्मियों की सब्जियां हैं तो वो हम गर्मियों में ही ले सकते हैं। ऐसा आजकल कुछ भी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आजकल हर चीज़ पॉसिबल है। तो वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हम स्टोरेज करके रख लेते हैं। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन कंटेन मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्ट फूड होता है उसके अंदर मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मॉइस्चर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फंगी एंड मोल्ड ऑन ग्रेन एंड स्पॉयल फूड ग्रेन। अगर जैसे ही अगर सपोज करो दानों के अंदर अगर मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो आपके क्या है कि जो ग्रेन है वो स्पॉयल हो जाएंगे, वो फूड ग्रेन आपके स्पॉयल जल्दी हो जाएंगे। देयरफॉर द फूड ग्रेन शुड बी ड्राइड बिफोर स्टोरेज। तो अगर आपको उसका स्टोरेज करना है तो उसको आपको पहले क्या है कि सन रेज के अंदर रखना पड़ेगा एटलीस्ट 2-3 दिन, सो दैट कि आपके जो ग्रेन्स है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। वेरियस फैक्टर लाइक मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग स्टोरेज। जब आप स्टोरेज करते हो तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो बहुत बहुत मतलब कि 1% से भी कम हो, सो दैट कि आप अपने जो ग्रेन्स को है वो काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक जो है वो स्टोरेज करके रख सको। और वो ये जो फैक्टर है लाइक इंसेक्ट हुआ, मॉइस्चर हुआ, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया, ये क्या है कि आपके जो ग्रेन्स है उनको डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको इन सब के लिए प्रिकॉशंस रखने की नीड होती है, ओके। फिर है स्टोरेज के मेथड कौन कौन से है, कैसे आप स्टोरेज करके रख सकते हो। द एरिया वेयर द फूड ग्रेन आर केप्ट मस्ट बी ड्राई होना चाहिए, क्लीन एंड फ्री ऑफ रैट्स एंड इंसेक्ट। जहाँ पर आप स्टोर करके रख रहे हो, सपोज करो आप एक रूम में रख रहे हो तो वो रूम क्या है कि ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और फ्री ऑफ रैट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। ये वहाँ पर क्या है कि रैट्स और इंसेक्ट ना हो। द जूट बैग शुड बी टर्न इनसाइड आउट, क्लीन thoroughly, dried out and fumigated before being used for storage. Godowns should be sprayed with pesticide before storing the grain. Large scale storage of grains is done in tall cylindrical structure called silos. जो बड़े बड़े होते हैं ना जहाँ पर स्टोर की करके रखे जाते हैं ग्रेन्स, तो उनको हम बोलते हैं सिलोज। ये क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, सिलोज। A large number of gunny bags containing grains are stored in huge places called granaries. ये आपने अनाज मंडी नाम सुना होगा, वहाँ पर क्या है कि बहुत क्वांटिटी में बोरियों के अंदर जो ग्रेन्स जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। For storage of grain at home, dried neem leaves should be used. Neem is a natural insecticide. अब घरों में आपने देखा होगा कि जब आपके घर में आ जाती है, गेहूँ लेके आते हो तो उसको लंबे टाइम तक, कई मंथ तक रखना है तो आप क्या करते हो, उसके अंदर नीम की पत्तियां जो है वो डाल देते हो, जिससे क्या है कि इंसेक्ट जो है वो उसको खराब, डैमेज नहीं कर पाते, राइट। फिर उसके बाद आते हैं फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। कुछ फूड होते हैं जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। वो फूड कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ आगे थोड़ी देर और देखिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं जिसे हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अब ये जो प्रोडक्ट है जो हमें मिलते हैं, डेयरिंग। डेयरिंग क्या होती है, रियरिंग कैटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल लाइक बटर, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, घी एयर डेयरी प्रोडक्ट। डेयरिंग क्या होती है, डेयरी तो अपने पता होगा सबको कि जहाँ पर आप दूध लेने जाते हो, जहाँ पर दूध मिलता है, जहाँ पर कर्ड, चीज़, बटर, घी, ये सब डेयरी प्रोडक्ट जो मिलते हैं उसको हम बोलते हैं डेयरिंग। पोल्ट्री कौन सी क्या किससे रिलेट है, ये है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हैन, डक, चिकन, गीज फॉर
एग्स एंड मीट, एग और मीट के लिए जो जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती है, ठीक है, हैन, डक और चिकन, गीज जो पाले जाते हैं उसको हम बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं पोल्ट्री। इन बिग पोल्ट्री फार्म हैचिंग इज डन इन इनक्यूबेटर। अब क्या है कि अगर नेचुरल प्रोसेस से होगा तो बहुत टाइम लगेगा, और नेचुरल प्रोसेस से होगा तो उसमें टाइम लगेगा, जिससे क्या है कि हैचिंग में टाइम होगा तो आपको क्या है कि जो आपका प्रॉफिट है वो बहुत कम होगा। तो इसीलिए इनक्यूबेटर में क्या है कि ये काम बहुत जल्दी से हो जाता है। द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन इनक्यूबेटर आर कंट्रोल्ड। इसके अंदर इनक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करके रखा जाता है, जिससे क्या है कि जितना टेम्परेचर उनको चाहिए है इंक्यूबेशन के लिए वो उतना कंट्रोल कर देते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल से रिलेटेड है वो साइंस जो क्या करती है, मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स। इट इंक्लूड द रियरिंग ऑफ, क्या करते इसमें क्या कौन से एनिमल्स को पालते हैं? डोमेस्टिक एनिमल, उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी फीड का ध्यान रखा जाता है, उनके शेल्टर का ध्यान रखा जाता है, और उनको प्रॉपर केयर, या मतलब कि टाइम टू टाइम उनको इंजेक्शंस वगैरह, मेडिसिन्स वगैरह दी जाती है, सो दैट कि उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, राइट। फिर उसके बाद आता है पाइसिकल्चर। पाइसिकल्चर किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके फिश प्रोडक्शन से, जहाँ पर लार्ज स्केल में आपको फिश पाली जाती है उसको हम बोलते हैं पाइसिकल्चर। और ये फिश नर्सरीज होती हैं जहाँ पर फिश बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में क्या है कि उनका कल्चर किया जाता है। जो फिशेस जो है सी वाटर में होती है उनको हम मैराइन फिश बोलते हैं। जो फिशेस जो है पोंड, लिवर, लेक्स में होती हैं उन्हें हम फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। और ये फिशेस के भी क्या है कि अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, तो पाइसिकल्चर इज रिलेटेड विद द रियरिंग ऑफ फिशेस। ठीक है, उसके बाद आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर रिलेटेड है आपका रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल। हनी इज रिच इन शुगर, मिनरल एंड एंजाइम्स। ठीक है, आपको पता है कि हनी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? शुगर, मिनरल एंड एंजाइम्स। इट इज यूज्ड एज मेडिसिन ऑल्सो। कई बार क्या है कि जब सर्दियों में होता है तो बच्चों को क्या दिया जाता है? रात को हनी दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी का इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या है कि बच्चा जो है ठंड से बचा रहता है। इट इज़ कलेक्टेड बाय हनी बी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर एंड केप्ट इन बी हाइव। ये कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? जो हनी नेक्टर, और ये जो हनी बी है वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? फ्लावर के नेक्टर से कलेक्ट करते हैं, और उसको कलेक्ट करके कहाँ पर रखते हैं? बी हाइव में रखते हैं। अब स्टेज ऑफ हनी बी, क्या स्टेज कैसे जो है आपको हनी कैसे मिलता है? सबसे पहले एग बनते हैं। ठीक है, एग से लार्वा बनने में कितना टाइम लगता है? 3 डेज लगते हैं। ठीक है, 3 डेज में क्या है कि एग जो है वो लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर लार्वा से प्यूपा बनने में 6 दिन लगते हैं, राइट। 6 डे में क्या है कि लार्वा जो कन्वर्ट हो जाता है वो प्यूपा में हो जाता है। उसके बाद प्यूपा से हनी बी बनने में 7 डेज लगते हैं। ठीक है, तो इन 7 डेज के अंदर जो है वो टोटल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हनी बी में। एग से जो है वो हनी बी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर द टर्म्स जो रिलेट करती है आपके एनिमल्स से। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, सो दैट मैं आपके लिए इजी वे में ऐसे टॉपिक्स लाती रहूं जिससे आप इजीली इसको समझ पाएँ।